गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आयोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हमारी ये 8वीं क्लास है जिसमें हम मानव अधिकार आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बिना समय नष्ट करते हुए शुरू करते हैं। मानव अधिकार के संरक्षण हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत केंद्र, राज्य एवं जिला 3 स्तरों में इसे डिवाइड किया गया है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग एवं जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, धारा 3 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई। यह एक सांविधिक एवं गैर संवैधानिक निकाय है। आयोग देश में मानव अधिकार का प्रहरी है जो कि संविधान द्वारा सुनिश्चित एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा मानव अधिकारों को भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू करने में मदद करता है। संरचना: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं तथा कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं, जिसमें पदेन सदस्यों की संख्या 7 होती है। आयोग में एक सेक्रेटरी जनरल होता है जो आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है। आयोग के पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कार्यरत न्यायाधीश भी हो सकता है। एक सदस्य जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। एक सदस्य पुनः होगा जो कि उच्च न्यायालय से, एक सर्वोच्च न्यायालय का था दोस्तों, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित जिन्हें जानकारी या कार्य अनुभव प्राप्त होगा। आयोग के पदेन सदस्य 7 पदेन सदस्य होते हैं जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ी वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त होंगे। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, लेकिन केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी क्षेत्र में मुख्यालय को स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य के उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा के विपक्ष का नेता सम्मिलित होता है। कुल मिला के 6 सदस्य शामिल होते हैं, 6 लोग शामिल होते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी तरह के लाभकारी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। त्याग पत्र या हटाया जाना: आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का सदस्य अपना हस्ताक्षरित आवेदन राष्ट्रपति को देकर त्याग ग्रहण कर सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न तरीकों से भी हटाया जा सकता है: या तो वे दिवालिया हो गए हों, लाभकारी पद पर निवासीन हों, मानसिक एवं शारीरिक स्थिति सही ना हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, न्याय में दोषी ठहराए जाने पर। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं किसी भी सदस्य को कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकता है। हालांकि इस स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को सर्वोच्च न्यायालय में जांच के लिए भेजता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय की जांच में वह सही पाए जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा दिया जाता है। आयोग के कार्य: आयोग मुख्यतः 2 प्रकार से कार्य करता है। यह एक तो वह स्वतः ज्ञान के आधार पर कार्य करेगा, अपने विवेक के आधार पर करेगा कि कहाँ पे इस आयोग की आवश्यकता है या कोई व्यक्ति किस तरह से पीड़ित है या किसी के द्वारा शिकायत किया गया हो, जिनमें हम आगे पढ़ते हैं। मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करेगा,
लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले मानव अधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करेगा। मानव अधिकार एवं उनके संरक्षण से संबंधित विभिन्न उपायों के प्रति जन जागरूकता पैदा करेगा। मानव अधिकार संरक्षण से संबंधित संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना, उसके प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की अनुशंसा करना होता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना तथा इसे प्रोत्साहित करना, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को सहयोग देना एवं उनके प्रयासों की सराहना करना। एनजीओ को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। जेल एवं बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति के बारे में जायजा लेना तथा सुधार के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करना। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है एवं उनसे बचाव के उपायों की भी सिफारिशें करता है। न्यायालय के समक्ष सभी लंबित मानव अधिकार हनन से संबंधित मामलों को न्यायालय की पूर्व अनुमति से हस्तक्षेप करना, मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों, दस्तावेजों का अध्ययन एवं उनके प्रभावशाली तरीकों को लागू करने हेतु सिफारिश करना, ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानव अधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हो। ये सभी इनके कार्य थे फ्रेंड्स। अब हम रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन। आयोग अपनी वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सिफारिशों की जानकारी केंद्र व राज्य सरकार अपने विधानमंडल में रखती है तथा इसके साथ ही इनमें से वे विवरण भी होते हैं जिनके आयोग द्वारा सिफारिशें की गई होती हैं। इनमें कार्यवाही का उल्लेख होता है तथा ऐसी सिफारिशों को मानने या न मानने का कारण का उल्लेख करना पड़ता है। आयोग की शक्तियां, अधिकारिता व कार्य प्रणाली। आयोग की अधिकारिता सिविल न्यायालय के समान होती है जिसका चरित्र न्यायिक होता है। आयोग को भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति के साथ शपथ की जांच करना, उपस्थित होने, समन जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। आयोग केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी या रिपोर्ट मंगवा सकता है, किसी भी प्रमाण पत्र का अन्वेषण व प्रकृति की जांच कर सकता है, शपथ पत्र के आधार पर वह गवाहों को बुला सकता है, वह साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति रखता है, किसी भी अदालत या कार्यालय में किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। कोई ऐसा मामला जो कि राष्ट्रपति तक तय करे कि उसकी जांच करना है, उसकी भी जांच करेगा। आयोग के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जांच के हेतु एक स्वयं का जांच दल होता है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र एवं राज्य सरकार के किसी भी जांच एजेंसी से भी सेवा ले सकती है। आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। यद्यपि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आयोग अन्य स्थान पर भी अपना कार्यालय खोल सकता है। आयोग की जांच के दौरान निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसे ध्यान से सुनिएगा। पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति अंतरिम सहायता से संबंध में सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करता है। लोक सेवकों के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करता है। आयोग इस संदर्भ में जरूरी आदेश निर्देश रिट के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर आयोग की सिफारिशों पर की गई संदर्भ के बारे में बताना होता है। 90 दिन या 3 महीने का समय केंद्र सरकार के पास होता है कि उसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई उनके आयोग की सिफारिशों के बारे में। आयोग की सीमाएं, ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। आयोग उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 साल या 1 वर्ष से कम का समय हुआ हो। आयोग का कार्य वस्तुतः सलाहकारी प्रकृति का होता है। उसकी सिफारिश से सरकार या अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। सशस्त्र बल पर किसी भी सदस्य द्वारा किए गए मानवाधिकार के उल्लंघन में आयोग की शक्तियों की भूमिका एवं न्यायिकता सीमित होती है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता। आयोग पीड़िता को किसी भी प्रकार से सहायता जैसे आर्थिक सहायता नहीं दे सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के अभी तक 11 अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, जिनमें प्रथम थे श्री रंगनाथ मिश्र थे, जो कि 1993 से 1996 तक पदस्थित थे। उसके बाद श्री न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया, उसके बाद न्यायमूर्ति JS वर्मा, बाद न्यायमूर्ति AA आनंद, बाद न्यायमूर्ति शिवराज V पाटिल, फिर न्यायमूर्ति S राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर, न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति C जोसेफ,
न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू जो 2016 से अभी तक थे, लेकिन अब नए अपने वर्तमान में इसे अपडेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अरुण कुमार मिश्र जी हो चुके हैं, जो कि 2021 से 2024 तक के लिए प्राधिकृत हुए हैं। अब आइए कुछ शॉर्ट में हम जानते हैं मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसका स्वरूप सांविधिक है। गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के आधार पर किया गया है। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संरचना एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य एवं 7 पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों एवं 70 वर्ष की आयु का होता है। अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाती है। प्रथम अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्र थे एवं वर्तमान अध्यक्ष श्री अरुण कुमार मिश्र जी हैं। ये जानकारी दोस्तों मानवाधिकार आयोग के बारे में थी। आशा करता हूं काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको अच्छी लगी होगी। कृपया सुनिए एवं अपने ज्ञान को बढ़ाइए, तथा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस और इसे शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं। थोड़ी मेहनत का फल दे दोस्तों। आपके सभी के बारे में हम सोचते हुए ये सभी क्लासेस बना रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पढ़िए, सुनिए और अपने लक्ष्य को संगठित कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।